आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अनुषा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक, ब्रांचेस वाइज और फंडिंग वाइज, पूरी क्लास। SBI. बहुत बढ़िया। एसबीआई की फुल फॉर्म। State Bank of India. हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक, नाम बताओ। HDFC Bank. एचडीएफसी की फुल फॉर्म बताओ। Housing Development Finance Corporation. हेडक्वार्टर मुंबई, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1994। एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन Deepak S. Parekh. और मैनेजिंग डायरेक्टर। Aditya Puri. मेरा अगला क्वेश्चन, भैया ये एक बच्चा बोलेगा, बाकी बच्चे क्यों नहीं बोलते हैं? मयूरी का क्वेश्चन है, बीच में अब कोई नहीं बोलेगा। मयूरी, अमिताभ Yes, sir. चौधरी, अमिताभ चौधरी किस बैंक से एसोसिएटेड है? बैंक का नाम अमिताभ चौधरी। Axis Bank, बढ़िया बात, बढ़िया बात। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर बताएं मयूरी। Mumbai. है जी, मुंबई, 1993। मेरा Established. मेरा क्वेश्चन आर्यन से है। संदीप बख्शी किस बैंक से एसोसिएटेड है? आर्यन, संदीप बख्शी। अनुषा, संदीप बख्शी कोटक कोटक ए महिंद्रा। भाई, ए भाई, ए भाई। अनुषा, आईसीआई बैंक। नाम सही बोलो, पूरा बोलो। आई आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक से एसोसिएटेड है संदीप बख्शी। अनुषा, आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म बताओ। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सुरेंदर, आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1994। और यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी कौन है? संदीप बख्शी। थोड़ा और चर्चा करते हैं। आप बताएं, हिंदुस्तान में बिजली बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी। यश, आपका नंबर आ गया, मैंने लिख दिया है सामने। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की सबसे बड़ी कंपनी एनटीपीसी, भारत सरकार की कंपनी है। पीएसयू, अरे पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात कर रहा हूँ। एनटीपीसी आज़ादी के बाद 80% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एनटीपीसी करता था। आजकल बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं, तो एनटीपीसी अप्रोक्सी आज भी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली बनाता है। फुल फॉर्म प्राइवेट क्या है, है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। पहले तो फुल फॉर्म कौन बता, अरे किसने पूछा था वही बताएगा। एनटीपीसी की फुल फॉर्म। सर मैंने पूछा हाँ सुरेंद्र। बोलो बोलो। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। सारे याद करो, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अच्छा याद रखना है बच्चों, कोयले से बिजली बनती है तो उसे बोलते हैं थर्मल पावर। पानी से बिजली बनती है हाइडल पावर प्लांट। और न्यूक्लियर से बने तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कोयले से बिजली बनती है, थर्मल पावर। और कंपनी का नाम, भारत सरकार की कंपनी एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1975, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और इसका चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुरदीप सिंह। यश, रिपीट करो। सीईओ कौन है? चेयरमैन सॉरी। गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह। अरे यश, रिपीट करना है। पहले कंपनी का फुल फॉर्म, चेक। फिर एस्टैब्लिशमेंट ईयर, और फिर हेडक्वार्टर, और फिर चेयरमैन। या फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1975, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसका सीईओ वो है गुरप्रीत सिंह। गुरदीप, अरे गुरदीप सिंह, गुरदीप 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 सिंह। अब जब ये बात चल रही है एनटीपीसी की, तो इसके साथ मैंने बताया है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोयले से बिजली बनती है, थर्मल पावर प्लांट्स। अरे पूछेगा कोयले से बनने वाली बिजली पावर स्टेशन को क्या बोलते हैं? थर्मल। पानी वाले को हाइड्रल। और आजकल हम एटॉमिक रिएक्टर से, अरे एटॉमिक एनर्जी से बिजली जनरेट कर रहे हैं। पूरे देश की टोटल कंजम्पशन का 3.5%, 3.5% एटॉमिक पावर स्टेशन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। वापस आते हैं जी, एनटीपीसी के बाद बात करते हैं सीआईएल के फुल फॉर्म। सीआईएल, जल्दी बोलो जी, पूरी क्लास। सीआईएल भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोल इंडिया ऑल लिमिटेड। इंडियन लिमिटेड। बढ़िया, कोल इंडिया लिमिटेड फुल फॉर्म याद कर लिए सबने। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 9, फिर बोल रहा हूँ पीएसयू है, 1975।
हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। अरे कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ, बोलते चलो जल्दी जल्दी। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। तो पहले याद कर लो पीएसयू का नाम। हिंदुस्तान में कोयला एक्सट्रैक्ट करने वाली भारत सरकार की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1975, हेडक्वार्टर कोलकाता। और इसका चेयरमैन एंड सीएमडी कौन है? प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल। रिपीट करो अनुषा। CIL Coal India Limited, establishment year 1975 in Kolkata, West Bengal. प्रमोद अग्रवाल। Pramod Agarwal, CEO. चेयरमैन एंड सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। सीईओ है ही नहीं यहाँ पर। चेयरमैन एंड सीएमडी कौन है? प्रमोद अग्रवाल, कोल इंडिया लिमिटेड। कोयले की बात चल रही है तो बता दो, कोयले की बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। सबसे बढ़िया क्वालिटी ऑफ कोल एंथ्रासाइड, सबसे घटिया क्वालिटी ऑफ कोल पीट। अरे क्या बोला है मैंने? मयूरी रिपीट करेगी। सबसे बढ़िया क्वालिटी ऑफ कोयला Anthracite. और सबसे घटिया Zirconium. पीट, PEAT, पीट। Peat. अरे जिस कोयले में कार्बन कंटेंट्स ज्यादा होते हैं वो ज्यादा बढ़िया होता है। तो मैं रीजन भी बता रहा हूँ। बढ़िया कोयला बोले तो बढ़िया क्वालिटी ऑफ कोल जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है, बढ़िया जलता है, धुआं कम निकलता है। सबसे बढ़िया क्वालिटी याद कर लो एंथ्रासाइड। सबसे घटिया क्वालिटी जिसमें कार्बन कंटेंट्स कम है, धुआं ज्यादा निकलता है, उसे बोलते हैं पीट। बस बढ़िया और घटिया याद कर लो, होते बहुत सारे हैं, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइड एक्सेट्रा। अरे यश दोबारा बोलो, बढ़िया क्वालिटी ऑफ कोल। एंथ्रासाइट। सबसे घटिया पीट। कोयले को लेके बात चल रही है। कंपनी का नाम CIL कोल इंडिया लिमिटेड, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1975, हेडक्वार्टर कोलकाता। और यहाँ जल्दी बताओ CMD या चेयरमैन? प्रमोद अग्रवाल। पावर ग्रिड कंपनी का क्या काम है? यश, पावर ग्रिड कंपनी का क्या काम है? मैंने बताया था आपको पुरानी क्लासेस में। अरे आप एनटीपीसी की बात कर रहे थे। बिजली बनाता है, पावर हाउस में स्टोर कर लेता है। ध्यान से सुनना, एनटीपीसी ने बिजली बनाई, पावर हाउस में स्टोर कर ली। उस पावर हाउस से शहर तक बिजली को पहुंचाने का काम, ट्रांसमिशन का काम कौन करता है? भारत सरकार की कंपनी पावर ग्रिड। अरे आपने देखा होगा हाईवे पे वो बड़े बड़े पोल से बना देते हैं और फिर उन पोल के ऊपर वो इलेक्ट्रिसिटी 10,000 मेगावाट का करंट दौड़ता है उनके अंदर। और अगर उसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ उस तार को जोड़ दिया जाए, इंस्ट्रूमेंट ब्लास्ट हो जाएंगे। ये तो आपके शहरों में बिजली को लाकर ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करके आपके घर में भेजा जाता है, तब आपके घर की चीजें चलती हैं। अरे बात समझ में आ रही है यश? हाँ भैया। तो ये पावर ग्रिड भारत सरकार की कंपनी है जो पावर हाउस से शहरों तक बिजली की सप्लाई देती है, पावर ग्रिड कंपनी। अरे क्लियर हो गया? एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1989, हेडक्वार्टर गुड़गावा। गुड़गावा को आजकल गुरुग्राम बोलते हैं। गुरुग्राम की स्टेट बता दो, गुरुग्राम कहाँ पर है? अरे जल्दी बताओ। हरियाणा। हरियाणा। कभी दिल्ली बोल लो, एनसीआर का इलाका जरूर है लेकिन हरियाणा है, गुरुग्राम। और इसका चेयरमैन है RN नायक। कौन है चेयरमैन? RN नायक। RN नायक। सुरेंद्र बोलेगा पावर ग्रिड का चेयरमैन। RN नायक। कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल। और एनटीपीसी का जी से नाम था, जी से गुरदीप गुरदीप सिंह। अरे गुरदीप सिंह, हाँ जी। तो हर बार भैया डाटा थोड़ा सा अपडेट करो। तो अरे प्राइवेट प्लेयर्स की भी बात कर रहा हूँ। एनटीपीसी तो भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो भैया महाराष्ट्र में प्राइवेट प्लेयर कौन है? अमेरिका की कंपनी एनरॉन, प्रोजेक्ट का नाम डाभोल। यश दोबारा रिपीट करो, महाराष्ट्र में प्राइवेट प्लेयर कौन है बिजली बनाने वाला? एनरॉन। एनरॉन कंपनी फ्रॉम अमेरिका। और इसने हिंदुस्तान में प्रोजेक्ट लगाया डाभोल के नाम से। कर्नाटका में प्राइवेट प्लेयर है कोजेंट्रिक्स। क्या नाम है? ट्रिक्स। वापस आते हैं जी भैया, थर्ड चैप्टर चल रहा है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट।
theory of production and cost. Very important relation between TP and MP. TP and MP का relation. सामने डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको याद है, बस वही वाला टीपी और एमपी बना रहे हैं. बच्चों ये टीपी में देखो आपने क्या याद कर रखा है. पहला फेज क्या होता है? इंक्रीजिंग एट, अरे जल्दी बोलो. Increasing rate. देखो ये मैंने डायग्राम बनाया, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. ये क्या? इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट. और ये क्या होता है? फॉल. अब मैं पार्टीशन बना रहा हूँ, पार्टीशन बना रहा हूँ कलर चेंज करके. साथ में एमपी बनाना है. यश याद है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जो मैंने निशान लगाया. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, रेट चेंज हो रहा है. हाँ भैया. यहाँ पर एमपी क्या? अरे एमपी बना रहा हूँ उल्टा कटोरा. एमपी उल्टा कटोरा. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर क्या होता है? हाईएस्ट. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर हाईएस्ट. और जहाँ पर टीपी मैक्सिमम होता है वहां पर एमपी क्या होता है? जीरो. याद आ रहा है बच्चे? बचपन की हाँ बातें. भैया. तो ये मैंने लिख दिया एमपी और ये टीपी. अरे पेपर वाला एमसीक्यू में टिक कराएगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. तो इसके लिए डायग्राम का डिस्कशन करना चाह रहा था. नीचे क्या है बच्चों? एक्स एक्सिस पर जल्दी बोलो. यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. और वाई एक्सिस पे क्या चल रहा है? टीपी एंड एमपी, टीपी एंड एमपी. और अब आप इस डायग्राम को पढ़ना सीख जाओ तो ये रिलेशन की बातें खत्म हो जाएंगी. पहला फेज आपने देखा, टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. तो ऐसी कंडीशन में एमपी क्या? इंक्रीजिंग. अरे याद हो गया? लाइन सामने लिखी हुई है, डायग्राम पढ़ना सीख जाओ. अनुषा जल्दी बोल रहे हैं भैया. यस सर. टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीजिंग. यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये रिलेशन पता होना चाहिए. सही गलत टिक कराएगा एग्जामिनर, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड फेज में देखो, टीपी इंक्रीजिंग और क्या है बच्चों? इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट. उससे क्या हो रहा है? एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग बट पॉजिटिव. सुरेंद्र बात समझ में आ रही है? हाँ भैया. जब टीपी मैक्सिमम है तो सुरेंद्र एमपी कितना है? जीरो. जीरो. और उसके बाद आखिरी वाली स्टेटमेंट, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, बोले तो एमपी बिकम्स नेगेटिव. ये बात दोबारा सुनना चाहूंगा सिर्फ मयूरी. स्टार्ट. Sir, first TP increasing at increasing rate, MP also increasing. Sir, next TP increasing at diminishing rate and MP starts falling but positive. Or last TP starts falling and MP becomes negative. और एक रह गया, जब टीपी मैक्सिमम होता है तो मयूरी टीपी मैक्सिमम तो एमपी Zero. हाँ एमपी जीरो, एमपी जीरो. अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी. भैया उल्टा कटोरा बनेगा, कॉस्ट में सीधे कटोरे हैं. अरे कप टाइप कैप टाइप, तो यहाँ कैप टाइप खेल है. पहले उल्टा कटोरा कौन सा बनाना है? एपी का. एमपी घटते हुए टकराएगा एपी के मैक्सिमम पॉइंट पर, और एमपी नेगेटिव भी होगा, एक्स एक्सिस को भी काटेगा. जबकि एपी एक्स एक्सिस को भी काट नहीं सकता, नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है. तो ये बस पढ़ने का काम आना चाहिए बच्चों, आपको करा रखा है मैंने. अरे जल्दी बोलो, याद है? यश बोल पाएगा. एमपी इज ग्रेटर, जब तक एमपी ग्रेटर देन एपी, एपी राइजेस. अरे याद आ रहा है? अभी है. उसके बाद मैंने बताया था व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, एपी इज कांस्टेंट, या नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, या कांस्टेंट. अगली बात क्या थी? व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी स्टार्ट्स फॉलिंग. यश रिपीट करो जल्दी से. When MP is greater than AP, so AP increasing. When MP is equal to AP, so AP is maximum. When MP is less than AP, so AP falls. सुरेंद्र रिपीट करना. So MP is greater than AP, then AP increases. MP is equals to AP, AP is maximum. MP is less than AP, AP falls, and MP is negative, AP decreases. बढ़िया. अरे टाइम जोन सबने याद कर रखा है. चारों फैक्टर्स फिक्स, वेरी शॉर्ट पीरियड या मार्केट पीरियड. सम फैक्टर्स फिक्स, अदर्स आर वेरिएबल शॉर्ट पीरियड. ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल लॉन्ग पीरियड. डिफरेंस पूछना चाहूंगा पूरी क्लास, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड. यश. Yeah, production can be changed up to any मतलब कितनी भी extent और उसमें any direction के साथ. बढ़िया. लॉन्ग पीरियड में प्रोडक्शन कैन बी चेंज अप टू एनी एक्सटेंट, और वेरी लॉन्ग पीरियड में
प्रोडक्शन कैन बी चेंज अप टू एनी एक्सटेंट विद एनी डायरेक्शन, इंडस्ट्री भी बदल सकते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड में। कॉस्ट का टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में, जल्दी जल्दी डिस्कशन का काम। पहला शब्द है हमारा टोटल कॉस्ट। पूछना चाहूंगा अनुषा से, अनुषा टोटल कॉस्ट का मीनिंग फास्ट। Aggregation of fixed cost and variable cost. लैंग्वेज नंबर 2 बोलते जाओ टीसी के। पहला अरे फार्मूला भी है ये, पेपर वाला टिक कराएगा। टीएफसी प्लस टीवीसी दूसरा फार्मूला। जल्दी बोलो, मीनिंग बोलो या फार्मूला बोलो जल्दी। एक्सप्लिसिट एंड Implicit cost. इसी को बोलने का दूसरा शब्द, वो नाम बदलेगा, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट। Accounting cost plus non-accounting cost. एवरेज कॉस्ट का मीनिंग बोलो अनुषा। Unit total cost. पर यूनिट टोटल कॉस्ट। फार्मूला बोलो। TC upon unit of commodity. यूनिट ऑफ आउटपुट। आगे बात करते हैं एमसी। अनुषा एमसी का मीनिंग। Additional to the total cost due to addition unit of a output. बिल्कुल ठीक है। एडिशन इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। एएफसी। अब की बार कौन बोलेगा भैया? प्रियांशु जैन। एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट। सर फॉर्मूला? हाँ, मीनिंग और फार्मूला दोनों। It refers to the per unit fixed cost production. फार्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय। अनुषा रिपीट करो। एवरेज फिक्स कॉस्ट। Per unit fixed cost and TFC upon quantity of output. क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। आर्यन बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। भैया एएफसी को लेकर पेपर वाला क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा मैंने याद कराया था। पहली बात, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अरे सामने डायग्राम चल रहा है, मैंने याद करा दिया डाउनवर्ड स्लोपिंग। अरे क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग? सामने टेबल चल रही है। फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट ड्यू टू इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ आउटपुट, डिविजिबिलिटी फॉल्स। अरे अगर फिक्स कॉस्ट सामने 12 लिखी हुई है तो पहले एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन करें तो एएफसी 12, 2 यूनिट का प्रोडक्शन करें आधी हो जाती है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट क्या है? एएफसी स्टार्ट्स फॉलिंग। सुरेंद्र बात समझ में आ रही है? सुरेंद्र को आंसर बोलना है। दूसरी बात मैंने याद कराई थी, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोले तो इसका मतलब कि जो भी all combinations of on the curve reflect the same level of area. बिल्कुल बढ़िया, ये याद रखना है बच्चों। All the points available on average fixed cost curve reflect the same amount of area. That is why AFC curve is rectangular hyperbola. अगली बात मैंने याद कराई थी, it never touches x axis and y axis. भैया x axis को नहीं काट रहा का मतलब कभी भी जीरो नहीं होगा, y axis को भी नहीं काट रहा का मतलब कभी भी इंफिनिटी नहीं होगा। वो मैथमेटिकल वैल्यू भी टिक करा सकता है। रीजन समझा चुका था। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। फार्मूला याद कर लिया, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट। अरे एक और फार्मूला लिखा हुआ है, सबको याद है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी। तो इसी से कन्वर्ट कर रखा है, एवीसी इज इक्वल टू एसी माइनस एएफसी। अरे अनुषा याद आ रहा है? Yes, sir. एवीसी की शेप कैसी होती है जल्दी बताओ अनुषा। U shaped. यू शेप। एवरेज कॉस्ट याद कर लिया, मीनिंग पर यूनिट कॉस्ट। फार्मूला याद कर लिया, टीसी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट। शेप याद कर ली, यू शेप। रीजन एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स फॉलिंग बिकॉज ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। फर्दर एवरेज कॉस्ट कर्व इज, अरे क्या होता है? एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम ड्यू टू ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। एट लास्ट एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग ड्यू टू ओवरबर्डन ऑफ फिक्स फैक्टर। जितेश रिपीट करो। First, variable cost. At first, average cost start falling due to minimum utilization of ना better utilization of fixed factor. better utilization of fixed factor. Then average cost minimum due to optimal. Utilization of output. At last, average cost starts rising due to overburden of Overburden of a fixed factor. बढ़िया Variable बात, factor. बढ़िया बात भैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अरे पेपर में लाइनें लिखी होंगी, गलत ढूंढना होगा या सही ढूंढना होगा। और ये रिलेशन को लेकर क्वेश्चन रहता है कंपलसरी आपके एग्जाम में। सबने याद कर लिया? एक बार कर्व की शेप बना के दिखा रहा हूँ।
एवरेज कॉस्ट यू शेप, पैराबोला, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एएफसी की बात करें तो एएफसी कभी भी यू शेप नहीं होता, आपको याद है डाउनवर्ड स्लोपिंग बोले तो रेक्टेंगल और हाइपरबोला, एएफसी मैंने बना दिया। एवीसी बना रहा हूँ, यू शेप होता है। अब एवीसी और एसी के बीच में डिफरेंस देखते जाओ, कम होता जा रहा है। सुरेंद्र बात समझ में आ रही है? डिफरेंस बिटवीन एसी एंड एवीसी बिकम्स नैरोअर एज सुन एज द आउटपुट इंक्रीजेस। क्लियर हो रहा है बच्चे? सुरेंद्र, हाँ भैया। एसी और एवीसी का गैप कम होता जा रहा है आउटपुट के बढ़ने पर, और एसी और एएफसी का गैप बढ़ता जा रहा है एज सुन एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेस। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और मैं यहाँ लैंग्वेज बोलना चाह रहा हूँ, एसी एवीसी एएफसी का रिलेशन। पेपर में 4 लाइनें लिखी होंगी, गलत ढूंढेगा ये, या तो वो करेक्ट की बात करेगा, और लाइनें सारी पता हो तभी आप ढूंढ सकते हो। एवरेज फिक्स कॉस्ट मींस पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, एवीसी मींस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मींस पर यूनिट कॉस्ट। दूसरी बात, एवरेज कॉस्ट इज ऑलवेज द एग्रीगेशन ऑफ एएफसी एंड एवीसी। As soon as the output increases, difference between AC curve and AVC curve becomes narrower. But as soon as the level of output increases, AC curve and AFC curve becomes broader. कौन बोलेगा ये बात? डायग्राम को पढ़ने का काम। अरे बोलो भाई, चैतन्य स्टार्ट। AC is equals to AFC plus AVC. As soon as output increases, difference between AC and AVC becomes narrower, and as soon output increases, difference between AFC and AVC starts broader. AFC and AC becomes broader. ये क्लियर है? AC and AFC क्लियर है अनुषा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग याद कर लिया, फार्मूले याद कर लिए। मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज द एडिशन इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूस, डेल्टा टीसी बाय डेल्टा यूनिट ऑफ आउटपुट टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। एक और फार्मूला बताया था, जल्दी बताओ। डेल्टा अनुषा, वीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट ऑफ आउटपुट। और एक और बात बोली थी, एग्रीगेशन ऑफ एमसी किसके बराबर है अनुषा? Variable cost. वेरिएबल कॉस्ट या टीवीसी। डायग्राम आपको मालूम है, यू शेप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। 3 बातें डायग्राम को पढ़ना आना चाहिए। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज, अरे ये यू शेप है, कप टाइप की बात हो रही है, और प्रोडक्शन के टॉपिक कैसे होते हैं? कैप टाइप। When marginal cost is less than average cost start falling. When MC is equal to AC, AC is minimum, या neither increasing nor decreasing, या constant. When MC is greater than AC, AC rises. Yash Khandelwal, repeat. MC is greater than AC, AC falls. When MC is equal to AC, AC is constant. When MC is less than AC, AC rises. Mayuri, repeat. प्रीति भारद्वाज, आप बोलो बच्चे। भैया बोलने का काम होना चाहिए बच्चों। प्रीति, मैं खंडेलवाल, आप बोलो। So when MC is less than AC, AC falls. When MC is equal to AC, AC is at its minimum point, and when MC is greater than AC, AC rises. बढ़िया। एवीसी और एमसी का रिलेशन सामने डायग्राम है, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही पढ़ने का काम, वैसे ही पढ़ने का काम। तो क्या रिलेशन था? व्हेन एमसी इज लेस देन एवीसी, एवीसी फॉल्स। अरे एसी की जगह बस एवीसी। व्हेन एमसी इज इक्वल टू लिखा हुआ है एवीसी, एवीसी इज कांस्टेंट और मिनिमम। व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एवीसी, एवीसी राइजेस। अब की बार पढ़े, लाउडली बोलना, पढ़े एमसी और एवीसी का रिलेशन। Sir, when AVC is greater than MC, AVC falls. When MC is equal to AVC, AVC is constant maximum, and when MC is greater than AVC, AVC rises. आर्यन रिपीट करो, एमसी और एवीसी का रिलेशन। When MC is less than AVC, AVC falls. When MC is equal to AVC, AVC is constant. And when MC is greater than AVC, AVC rises. बढ़िया। जितेश, क्लियर हो गया? हाँ भैया। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अरे टीसी कैसा होता है? शेप बताओ जल्दी से, पूरी क्लास। कुंदन, टीसी की शेप।
कैसा होता है बच्चे? अनुषा बोलो। Reverse S shape. भैया अपवर्ड स्लोपिंग रिवर्स एस शेप मैंने बना दिया है ये, और कभी भी जीरो से शुरू नहीं होता, बिकॉज टीसी इज ऑलवेज द एग्रीगेशन ऑफ एफसीएन BC तो भैया जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी किसके बराबर होता है? जल्दी बोलो क्वेश्चन। FC एफसी के। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीसी किसके बराबर है? एफसी के। और रिवर्स एस शेप होता है। तो भैया ये रिलेशन याद करो, ये टीसी का ये वाला फेज क्या कहलाता है? इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। यस, समझ में आ रहा है? इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। अरे पेपर वाले ने पहले एक दो बारी क्वेश्चन प्रैक्टिकली बनाया कि पहले कॉस 100 है, उसके बाद बढ़ा के उसने लिख दी 200, अरे 200 के बाद लिख दी 280। तो आप बताओ, पहली बार 100 बढ़ा, अगली बार 80 बढ़ा, ये क्या है? इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। क्या है बच्चे, समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल को देख के समझ रहे हो? इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। तो कुल मिला के मैंने, अरे ये भी पेपर में आया हुआ, टेबल बना देता है और कह देता है बताओ इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है कि इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट है। तो यहाँ पर ये टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट है। इस डिमिनिशिंग रेट के चलते मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट्स फॉलिंग। यश, बात समझ में आ रही है? और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ रेट चेंज हो रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर एमसी क्या होता है? मिनिमम। और उसके बाद क्या है? टीसी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग एट बढ़ती दर से बढ़ना, तो उसकी वजह से एमसी क्या है? बढ़ रहा है। 3 पॉइंट याद हो गए होंगे, आगे पीछे नहीं कर सकते। व्हेन टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट्स फॉलिंग एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। टोटल कॉस्ट में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ रेट चेंज हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीजिंग रेट पे जा रहा है, उस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मिनिमम। व्हेन टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजेस। जल्दी से बोलें, कौन बोलेगा? जितेश। when TC increasing at diminishing rate, MC starts falling. At inflection point, MC is minimum or constant. When TC is increasing at increasing rate, MC starts rising. बढ़िया। मयूरी रिपीट करो दोबारा। TC increasing at increasing rate. मयूरी MC आवाज नहीं आ रही, थोड़ी ज्यादा स्पीकर। अनुषा आवाज नहीं आई बच्चे। मयूरी, अनुषा, मयूरी बोल पाओगे? बोलो। TC increasing at, सर आप आ रही है? हाँ, बेटर है पहले से। TC increasing at increasing rate, MP also increasing, और TC increasing at diminishing rate, MC starts falling, falling, or TC starts falling and MC becomes negative. ये गड़बड़ हो रही है भैया, आगे पीछे करके बता रहे हो। अनुषा बोलो, पहला पॉइंट पहले बोलना है। इंक्रीजिंग एट टीसी, जल्दी बोलो अनुषा। When TC is increases at diminishing rate, MC decreases. At the point of inflection, MC is minimum. When TC is increased at increasing rate, MC increases. अरे मयूरी, क्लियर हो गया? मयूरी, Yes sir. हाँ, Sir. आगे चलेंगे बच्चों। टीवीसी और एमसी अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला भी कराया था, पिछली क्लास में भी कराया था। एग्रीगेशन ऑफ एमसी इज इक्वल टू टीवीसी। एक और बात मैंने बोली थी, एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट। जल्दी बोलो, एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज वेरिएबल कॉस्ट या टीवीसी। इस बात को यूज कराएगा वो। फार्मूले सबको याद है? सुरेंद्र, फार्मूले याद है कॉस्ट के सारे? हाँ भैया, मतलब हो जाए। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं कॉस्ट का आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, एलएसी। पहले तो ये समझ लो, लॉन्ग पीरियड इज नथिंग बट द एग्रीगेशन ऑफ शॉर्ट पीरियड। क्या बोला है अनुषा? दोबारा रिपीट करें। Long period is the aggregation of short period. हाँ, लॉन्ग पीरियड इज नथिंग बट द एग्रीगेशन ऑफ शॉर्ट पीरियड। और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एलएसी की। जब भी क्वेश्चन में, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, एवरेज कॉस्ट की बात करें, एमसी की बात करें, एवीसी की बात करें, कोई भी शब्द है वो नॉर्मली ऐसा लिखे या एस वर्ड लिखे, इट इज ए सिंबल ऑफ शॉर्ट पीरियड। अरे वो एस लगाए ना लगाए, वो शॉर्ट पीरियड ही माना जाएगा। लेकिन जैसे ही लॉन्ग पीरियड का टॉपिक है तो एल वर्ड लगाना कंपलसरी है। तो पेपर वाला पूछ ले एवरेज कॉस्ट या एसएसी, एक ही बात। लेकिन उसने पूछ लिया लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट, तो उसे एल वर्ड लगाना जरूरी होगा। ये सबको याद हो गया?
लॉन्ग पीरियड के लिए एल वर्ड लगाना जरूरी है, लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट। फार्मूला वही होता है बच्चों, जब हम लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट को यूनिट ऑफ आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट आता है क्या, पर यूनिट कॉस्ट इन लॉन्ग पीरियड। अनुषा याद हो रहा है, पर यूनिट कॉस्ट इन लॉन्ग पीरियड एलएसी। Yes, sir. फार्मूला एलटीसी, अरे खाली टीसी नहीं बोलेंगे, एलटीसी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट, लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट, इट इज नोन एज एलएसी। याद हो गया बच्चों? यश याद हो गया? रिपीट कर दोगे लास्ट लाइन? हाँ, अरे लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट के लिए पहले बचपन वाला जो एवरेज कॉस्ट आपने याद करा है, जिसको हम एसएसी शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं, फार्मूला सब नीचे लिखा है मैंने, नीचे लिख रहा हूँ। फार्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट या शॉर्ट पीरियड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट। अरे नीचे वाली बात याद आ रही है बच्चों? हाँ भैया। बस मैंने यहाँ लॉन्ग पीरियड में एल वर्ड लगा दिया, देखो ऊपर लगाया है लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ आउटपुट, और लैंग्वेज भी वही है, बस लॉन्ग पीरियड लगाना, पर यूनिट कॉस्ट इन लॉन्ग पीरियड। यश याद हो गया? हाँ भैया। बोले मीनिंग एंड फार्मूला लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट इन लॉन्ग पीरियड एलटीसी अपॉन में आउटपुट। बढ़िया, अनुषा दोबारा बोलो। Per unit total cost in long period. फार्मूला नहीं बोला अनुषा, फार्मूला LTC upon unit of output. अब देखो एलएसी कैसा है, यू शेप, एलएसी कैसा है, यू शेप। और लॉन्ग पीरियड अभी क्या बताया मैंने, एलएसी इज ऑलवेज द एग्रीगेशन ऑफ एसएसी, लॉन्ग पीरियड इज ऑलवेज द एग्रीगेशन ऑफ, क्या बोला था मैंने अनुषा? Short period. अब इसमें कुछ बातें समझाना चाहूँगा, ये एलएसी बनता कैसे है। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग, ये पहले टाइम जोन का एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये दूसरे टाइम जोन का, ये तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, अरे बहुत सारे छोटे, अरे ऐसे समझो आप 12 साल की पढ़ाई, अरे स्कूलों में कितने साल की पढ़ाई करी है अनुषा? 14. यस 14, और उससे पहले प्ले स्कूल भी था, तो हम मोटा मोटी 10-12 साल भी बोल दें तो ऐसे समझो 12 साल में पहले साल में आपने जो पढ़ाई करी उसकी कॉस्ट और रिजल्ट, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, और फिर पता चलेगा अभी 12वीं पास कर लिए, 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की मास्टर डिग्री, करीब करीब 17-18 साल पढ़ाई करने के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज आएगी 10 लाख रुपया पर डे। अरे यश कम तो नहीं बोला मैंने? वैसे तो हेमंत मोहन सर अनलिमिटेड। बात बिल्कुल ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा था जी, तो 18 सालों का रिजल्ट आपको पता चलेगा इन फ्यूचर में कि क्या रहने वाला है। तो वो 18 सालों में एक साल का रिजल्ट SAC 1, दूसरे साल का रिजल्ट SAC 2, तीसरे साल SAC 3, और कुल मिला के इन 18 सालों में जो लाइफस्टाइल आपको मिलेगा, कैरियर अपॉर्चुनिटीज आएगी, उन सबको मिला के देखेंगे एग्रीगेटिवली, तो वो LAC। आइडिया समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अनुषा? Yes, sir. तो यहाँ हम सबसे पहले एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में आप कॉस्ट कर्व कैसे स्विच ओवर करते हैं ये समझाने का काम कर रहा हूँ। एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में आप कर्व शिफ्ट कर लेते हैं, उसी कर्व पे रहते ही नहीं है, ये समझाने का काम। ये तो आपकी बुक का ही मैंने डायग्राम स्कैन करा है, इसको मैं और थोड़ा बेटर वे से बना देता हूँ यहाँ। तो एक टाइम जोन का कॉस्ट कर्व मैंने ये बना दिया आपके लिए, ये दूसरे जोन का, दूसरे टाइम जोन का कॉस्ट कर्व मैंने बना दिया। यह सामने विजिबल हो रहा है? हाँ भैया। अब आप नीचे देखें, नीचे है लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी डाउट हो तो पूछना है। आपने कोई प्रोडक्शन करा X1 यूनिट, अब ये टाइम जोन 1 SAC 1, ये टाइम जोन 2 SAC 2। अनुषा सामने विजिबल हो रहा है डायग्राम? Yes, sir. ध्यान से देखना, अगर आप X1 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं और आप अपने आप को सेलेक्ट करते हैं SAC 1 में तो कॉस्ट आती है C1, और अगर आप सेकंड टाइम जोन सेलेक्ट करते हैं तो कॉस्ट आती है C2। बताओ अब अपने आप को कहाँ रखना चाहोगे, फर्स्ट टाइम जोन में, सेकंड टाइम जोन में? जल्दी बताओ। अरे मेरी भाषा समझ में आ रही है मयूरी?
Yes, sir. अगर आपने x1 यूनिट का प्रोडक्शन करा, x1 यूनिट का प्रोडक्शन करा, नीचे देखो, अगर आप पहले टाइम जोन में रहेंगे तो पहले टाइम जोन का कर्व कहता है आपकी कॉस्ट है C1। अगर आप सेकंड टाइम जोन को सेलेक्ट करते हैं तो x1 प्रोडक्शन हो रहा है कॉस्ट C2 पर। तो बताओ आप कौन से टाइम जोन में रहना चाहोगे? C1। C2. भैया ए भगवान, C2 कौन बोल रहा है? इस दुनिया का नियम है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। भैया अपनी नेचर को क्यों बदल रहे हो? आप चाहते हो कॉस्ट कम से कम आए, रिवॉर्ड सबसे ज्यादा मिले। अगर आप x1 यूनिट का प्रोडक्शन SAC1 में करोगे तो कॉस्ट C1 है। सेकंड टाइम जोन के कर्व को सिलेक्ट करते हो तो कॉस्ट आपकी C2 है। तो बोलो कॉस्ट ज्यादा चाहिए कम चाहिए फैक्ट्री में उतना ही बनाने के लिए? अरे बोलो। कम। कम। तो भैया आप अपने आप को SAC1 पर रखोगे जब आप x1 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे। SAC1 सेलेक्ट करोगे, दूसरा टाइम जोन सेलेक्ट ही नहीं करोगे क्योंकि कॉस्ट कम है। इतनी बात समझ में आई यश? हाँ भैया। हाँ आगे चलो। मैं प्रोडक्शन को बढ़ा रहा हूँ, x2 कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन देखना ध्यान से। x2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपकी कॉस्ट है कितनी? मैं C3 लिख रहा हूँ। अब आप चाहे SAC1 सेलेक्ट करो चाहे SAC2 सेलेक्ट करो, कॉस्ट रिमेनिंग द सेम, यू आर न्यूट्रल। ये बात समझ में आ रही है? यू आर न्यूट्रल। आपका कॉम्बिनेशन SAC1 पर हो या SAC2 पर हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम कॉस्ट है उतना प्रोड्यूस करने के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ। भैया इस दुनिया का हर व्यक्ति का टारगेट है प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, रिवार्ड बढ़ना चाहिए। तो वो समय के साथ साथ प्रोडक्शन को बढ़ाने की काम कर रहा है। बचपन में जब स्कूल में एडमिशन लिया था ना, हर अगले साल में नई क्लास, नई पढ़ाई, एफिशिएंसी को बढ़ाने का तरीका। तो जो काम स्कूलों में चल रहा होता है, कॉलेज में चल रहा होता है, वही आप अपनी फैक्ट्रियों में करोगे। ईयर आफ्टर ईयर प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज, प्रॉफिट शुड बी इंक्रीज, कैपेसिटी बढ़ाओगे। तो यहाँ पर प्रोडक्शन और बढ़ा रहे हैं बच्चों। सर। हाँ बोलो जी। सर एक बार वेटिंग चेक कर लीजिए। क्या कह रहे बच्चा? अच्छा प्रीति भारद्वाज, ठीक है जी, बुला लिया उसे। तो भैया आगे चल रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया चल रहा है, ध्यान से देख लेना। डायग्राम में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं आपको बुक में बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। x3 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अरे प्रोडक्शन और बढ़ा दिया, x3 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर आप SAC1 को सेलेक्ट करो तो कॉस्ट आती है, अरे अब की बार मैं y एक्सिस की जगह यही लेवल लगा रहा हूँ ताकि मिक्स मैच ना हो जाए। तो अगर SAC1 सेलेक्ट करते हो तो कॉस्ट आती है C4 और SAC2 को सेलेक्ट करते हो तो कॉस्ट आती है C5। यस सामने डायग्राम नजर आ रहा है आपको? हाँ भैया। तो आप बताओ जब आप x3 लेवल ऑफ प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ा के, तो कौन सा कॉस्ट रखना चाहेंगे, C5 या C4? C5। C5 रखने के लिए आपने टाइम जोन चेंज कर लिया, पहले टाइम जोन से स्विच ओवर हो गए सेकंड टाइम जोन में, SAC1 से SAC2 में आ गए। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ भैया। कुल मिला के आप पहले टाइम जोन पे तब तक रहेंगे, SAC1 में तब तक रहेंगे जब तक आपको वहां पर बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे और कॉस्ट मिनिमम रहेगी। जैसे ही सेकंड टाइम जोन में बेनिफिट्स आने लग जाएंगे, यू मूव फ्रॉम SAC1, मैंने देखो ऊपर वाला ग्रीन एरिया छोड़ दिया, ब्लैक कलर से बना रहा हूं, आप यहां से मूव कर जाएंगे SAC2 में, क्योंकि मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। और जैसे ही और आगे जाएंगे तो भैया यहां से फिर आप मूव कर जाएंगे थर्ड टाइम जोन पर, फिर आप यहां से मूव कर जाएंगे फोर्थ टाइम जोन पर। अरे बात समझ में आ रही है यश? हाँ भैया। कुल मिला के एग्जाम्पल लो आप हम इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हो तो हमेशा आप पहली क्लास में ही रहते, उसी क्लास का पढ़ाई बार बार करते रहते, नो नेवर। उसी क्लास का काम दोबारा करोगे तो पैसा जरूरत से ज्यादा खर्च होगा, रिवार्ड मिलेगा ही नहीं। अरे वो तो सीख लिया आपने, तो आप अगली क्लास में टाइम जोन चेंज कर लेते हो, क्लासेस चेंज कर लेते हो और नया सीखने का काम करते हो जिसमें आपकी कॉस्ट मिनिमम और रिवार्ड मैक्सिमम आए। समझ में आ रहा है यश? हाँ भैया। फिर अगली क्लास में, फिर अगले साल अगली क्लास में चले जाते हो, उसी क्लास में क्यों नहीं रहते? उसी क्लास में पैसे उतने खर्च होंगे, रिवार्ड मिलना नहीं है कुछ भी, वो तो सब सीख लिया आपने। तो टाइम जोन चेंज हो जाता है, फिर टाइम जोन चेंज हो जाता है, तो SAC बदलता जा रहा है आपका। तो समय के साथ साथ पहले आप SAC1 में, दूसरे में SAC2, फिर SAC3, और अब मैं बना रहा हूं इन सारे शॉर्ट पीरियड को मिला के लॉन्ग पीरियड। शुरू करें अनुषा, बात समझ में आई?
Yes, sir. जब आप पहली क्लास में थे, बोले तो शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट 1, सामने डायग्राम में नजर आ रहा है एसएससी 1। तो भैया इतने सारे कॉम्बिनेशन ही अवेलेबल हैं, इन कॉम्बिनेशन में से आप अपने अकॉर्डिंग कौन सा सेलेक्ट करोगे, बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू। मेरी भाषा समझ में आती है अनुषा? Yes, sir. एसएसी 1 पहली क्लास, इसमें इतने सारे कॉम्बिनेशन है आउटपुट के और कॉस्ट के, उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। वो बेस्ट पूरा का पूरा कर्व है या एक कॉम्बिनेशन है? जल्दी बोलो अनुषा। Combination. वो कॉम्बिनेशन मैंने मार्क कर लिया रेड कलर से। अब यहां से आप दूसरी क्लास में चले गए, अरे टाइम जोन चेंज हो गया, कॉस्ट कर्व चेंज हो गई। अब इसमें भी आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे? इतने सारे कॉम्बिनेशन में से एक जो बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग, वो आपने सेलेक्ट कर लिया दूसरे टाइम जोन का। अरे क्लियर है? Yes, sir. फिर तीसरे टाइम जोन पे चले गए एसएससी 3 में, इतने सारे कॉम्बिनेशन में से आपने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट सेलेक्ट कर लिया। यू आर गाइडेड बाय इकोनोमाइजिंग नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर एसएससी 4 पर आ गए, फिर ये 5वें पर आ गए, फिर ये 6ठे पर आ गए। और ये जो आपके डिसीजंस हैं, अरे पहले टाइम जोन का डिसीजन मैंने रेड कलर से मार्क करा है, यस समझ में आ रहा है? पहले टाइम जोन का डिसीजन रेड कलर, हाँ भैया। दूसरे टाइम जोन का डिसीजन, तीसरे टाइम जोन, और ये सारे डिसीजंस को लेकर आपने एक लाइन खींच दी है। ये आपका पूरा जीवन है, ये आपका पूरा जीवन है। पूरे जीवन की तस्वीर नजर आएगी, यहाँ तरक्की करी, यहाँ नुकसान हुआ। व्हाट इज दिस? एलएसी। व्हाट इज दिस? लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट। ये बात समझ में आ गई? यस, याद करना शुरू करो। एलएसी सारे ऐसे, अरे इसे बोलते हैं एनवेलप कर्व, नाम याद करो एनवेलप कर्व, लिफाफा वक्र। इस एलएसी बड़े कटोरे में सारे छोटे छोटे कटोरे हैं। अरे समझ में आ रहा है आर्यन? बड़े कटोरे में सारे छोटे छोटे कटोरे, हाँ भैया। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? लिफाफा वक्र। अरे इंग्लिश में बोलो, क्या नाम बताया मैंने? एनवेलप कर्व। एनवेलप कर्व। दूसरा नाम याद करो भैया, पहले टाइम जोन में एक कॉम्बिनेशन आपने डिसाइड करा था, डिसीजन मेकिंग कॉम्बिनेशन। फिर दूसरे का डिसीजन, तीसरे का डिसीजन, सारे डिसीजन को मिला दिया तो एलएसी बन गया। तो एलएसी का दूसरा नाम याद करो, डिसीजन मेकिंग कर्व। अनुषा जल्दी जल्दी बोलो। Decision making curve. Yes, sir. एक नाम मैंने क्या याद करा है एलएसी का? प्लानिंग कर्व। नहीं, प्लानिंग की बात तो भी मैंने करी नहीं है। अरे पहले वाला नाम क्या बताया? एनवेलप कर्व। अरे बोलो। Envelope curve. दूसरा याद क्या करा है? डिसीजन मेकिंग कर्व। Decision making curve. रीजन भी बता रहा हूँ, तीसरी बात बता रहा था, इसे बोलते हैं प्लानिंग कर्व। क्या बोलते हैं? Planning curve. भैया शब्द को सुनना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको एग्जैक्ट उतनी, ऐसे समझो 10th क्लास में, अनुषा 10th क्लास के मार्क्स बोलो। 93. 93%। तो बच्चों ये जो डिसीजन था 10th क्लास का, इतनी ही प्लानिंग करी, इतना ही रिजल्ट आया। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता प्लानिंग तो 100 नंबर की करी थी, नंबर 93 आ गए, ऐसा कभी नहीं होता। वो ओवर कॉन्फिडेंस है, तैयारी 93 की करी है, प्लानिंग ही 93 की करी है और सोच रहे हो 200% आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जितनी प्लानिंग होती है उतना ही एक्टिवेशन होता है, उतना ही डिसीजन, उतना ही रिजल्ट आता है, न कम न ज्यादा। अनुषा बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो सारे डिसीजन मेकिंग कॉम्बिनेशन को मिला दिया डिसीजन मेकिंग कर्व। उतनी ही प्लानिंग करी, इसीलिए उतना रिजल्ट आया, इसीलिए उस सारे प्लानिंग वाले कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट कर दिया एलएसी। तो क्या बोलते हैं इसे? प्लानिंग कर्व। क्या बोलते हैं? Planning curve. प्लानिंग कर्व, डिसीजन मेकिंग कर्व, एनवेलप कर्व। याद हो गया किसके नाम है? एलएसी के। अरे क्लियर है? Yes, sir. अब एलएसी में याद करना है। अच्छा मैंने बता दिया हाउ प्रोड्यूसर स्विच ओवर फ्रॉम वन टाइम जोन टू अनदर टाइम जोन। इट इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। अरे किस पर बेस्ड है? टाइम जोन कैसे स्विच ओवर कर रहे हो? पहले टाइम जोन में रहोगे तो कॉस्ट हर बार उतनी आएगी, रिवार्ड मिलना ही नहीं है, कौन रहेगा? चेंज ओवर द टाइम जोन। क्लियर है बच्चों? अनुषा Sir. तो चेंज ओवर वाला सिस्टम समझा दिया डिसीजन मेकिंग, कि आप डिसीजन ले रहे हो और एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में स्विच ओवर हो रहे हो ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा आए, कॉस्ट मिनिमम आए। उसके बाद मैंने समझा दिया ये सारे डिसीजन मेकिंग कॉम्बिनेशन को मिला दिया तो एलएसी बन गया। एलएसी में सारे छोटे, अरे कोई भी छोटा कटोरा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा और हवा में नहीं है, अरे पेपर वाला लिखेगा, ऑड मैन आउट कराएगा। कोई भी एसएसी एलएसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा और हवा में नहीं है, सारे के सारे टेंजेंशियल हैं। ये याद हो गया, टेंजेंशियल है, दैट इज व्हाई नोन एज एनवेलप कर्व। अरे बोलो बच्चों। Yes, sir.
ये बातें बदल बदल के बोल रहा हूँ ताकि लैंग्वेज आप चेक करके फिट कर सको। और बात याद रखो बच्चों, मिनिमम पॉइंट एलएसी के मिनिमम पॉइंट पर, एलएसी के मिनिमम पॉइंट और एसएसी का मिनिमम पॉइंट। अच्छा इसको छोड़ते हैं, पहले एसएसी रिवाइज करो। अरे एसएसी का यू शेप, जल्दी से जितेश बोलेगा यू शेप, रीजन चाहिए मुझे जल्दी जल्दी। जितेश। At first, output decreases ओ भाई due to increase in variable factor. ओ भाई आउटपुट के बढ़ने पर एसएसी घट रहा है। अरे एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स फॉलिंग ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। ध्यान से बोल बच्चे। Due to increase in the level of output, average cost start falling. When average cost is minimum. नहीं रुक जा। ड्यू टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, रीजन भी तो बोलेगा ना, आगे बोलेगा। एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम ड्यू टू Optimal utilization of fixed factor. Average cost start rising due to over utilization of fixed factor. बढ़िया। अब बात ध्यान से सुनना, ये एसएसी आपको डायग्राम फिलहाल बनाना नहीं है। ये सारे कर्व, ये तो बुक से स्कैन करा है, सारे कर्व सीधे हैं। अरे सीधे समझ रहे हो, टेढ़े मत कर देना कटोरे। अरे बर्तन में कोई पानी भरा हुआ है तो टेढ़ा करने पर पानी नीचे गिर जाएगा, सीधे रखने हैं। अरे यश समझ पा रहे हो? कुल मिला के जो बात समझाना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ डायग्राम, ये बड़ा सा एलएसी है। इसमें जब मैं एक कटोरा सीधा इसके साथ टच करने की कोशिश करूंगा तो वो बताओ गिरते हुए टच होगा, मिनिमम पर टच होगा कि बढ़ते हुए टच होगा? जल्दी बताओ। एसएसी बड़े कटोरे पे मिनिमम। ए भाई मिनिमम कहाँ, गड़बड़ कर रहे हो तुम। नहीं, गिरते हुए टच होगा। हाँ अरे ध्यान से सुनो, ये बात जो बता रहा हूँ मैं, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ये जो फेज है इधर वाला, इसमें जब भी छोटा वाला कटोरा बड़े कटोरे को टच करेंगे, कटोरा सीधा रखना है, टेढ़ा मत कर देना, तो वो गिरते हुए टच करेगा, मिनिमम पर टच नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई? पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। अरे मयूरी बात समझ में आ रही है जो कह रहा हूँ? अरे इधर वाले हिस्से पे आप छोटा कटोरा सीधा रखना, टेढ़ा मत करना कटोरा, तो वो सिर्फ गिरते हुए ही टच करेगा, मिनिमम से पहले। ये बात समझ में आ गई? ये कॉमन बात है। अरे जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरी तरफ वाला हिस्सा। ये दूसरी तरफ वाला हिस्सा ब्लैक कलर से जो मैं बना रहा हूँ, ये एलएसी का। इस दूसरी तरफ वाले हिस्सा जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट भी कर रहा हूँ, इधर वाले ये दूसरे तरफ वाले हिस्से की कॉमन बात क्या है? उसमें कटोरा सीधा रखोगे तो बढ़ते हुए टच करेगा। अरे बढ़ते हुए टेंजेंशियल होगा, बढ़ते हुए, ये देखो ये टेंजेंशियल, ये बढ़ते हुए टेंजेंशियल, मिनिमम पर नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? सर सिर्फ एलएसी जिस पॉइंट पर मिनिमम है, जिस पॉइंट पर एलएसी मिनिमम है वहां पर एसएसी भी मिनिमम है। ये बात कॉमन है दोनों में, ये बात याद हो गई? एलएसी जिस पॉइंट पर मिनिमम है उस पॉइंट पर एसएसी भी मिनिमम है। मिनिमम का मतलब है ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट की अरे प्लांट की कैपेसिटी होती है कि हम उसमें 1000 यूनिट बना सकते हैं। अगर आप 1000 यूनिट पूरा बना रहे हो तो कॉस्ट मैक्सिमम और प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है। तो ये ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट है जहां पर एलएसी और एसएसी मिनिमम है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अरे इस मिनिमम पॉइंट से पहले मैंने क्या बताया? एसएसी गिरते हुए टच हो रहा है और इसके बाद बढ़ते हुए टच हो रहा है। ये सबको क्लियर हो गया? हाँ भैया। प्रीति? यस। हाँ जी। अब हमें जानना है एलएसी का रीजन। अरे पहले एसएसी का रीजन याद कर लो। एसएसी नीचे बना हुआ है शॉर्ट पीरियड वाला, शॉर्ट पीरियड वाला एसएसी बना हुआ है। अभी मैंने बोला है, दोबारा बोल देता हूँ, खबरदार फैक्टर की बात मत करना। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आउटपुट चल रहा है, जितेश समझ में आ रहा है? और ऊपर वाई एक्सिस पर एवरेज कॉस्ट चल रहा है। ये गड़बड़ झाला मत कर देना। एवरेज कॉस्ट आउटपुट के बढ़ने पर शुरू में गिरता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, फिर मिनिमम होता है ऑप्टिमल यूज ऑफ फिक्स फैक्टर, और फिर एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगती है आउटपुट के बढ़ने पर, ओवरबर्डन ऑफ फिक्स फैक्टर। लेकिन लॉन्ग पीरियड पर आ जाओ आप, लॉन्ग पीरियड में तो फिक्स फैक्टर होता ही नहीं है, तो ये कारण ही नहीं चलेगा। लॉन्ग पीरियड में फिक्स फैक्टर ही नहीं होते, सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। अब उसकी चर्चा करना चाह रहे हैं। ये डायग्राम अभी डिस्कस करा है। लॉन्ग पीरियड, एग्रीगेशन ऑफ एसएसी, एलएसी एनवेलप कर्व, डिसीजन मेकिंग कर्व, प्लानिंग कर्व। अब ये यू शेप के होता है, याद करो। इन द इनिशियल स्टेज एज सुन एज द आउटपुट इंक्रीजेस एलएसी स्टार्ट्स फॉलिंग ड्यू टू इकोनोमाइजिंग। जल्दी बोलो क्या कारण है?
Economizing. इकोनोमाइजिंग का मतलब है बेनिफिट्स ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन लॉन्ग पीरियड। अरे याद हो गया जितेश, इकोनोमाइजिंग। हाँ भैया आखिरी वाली बात याद करो, लास्ट में आउटपुट के बढ़ने पर एलएसी बढ़ रहा है ड्यू टू डिसइकोनोमाइज। अरे डिसइकोनॉमी सबने याद करा है, लॉसेस ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन लॉन्ग पीरियड। याद हो गया अनुषा? Yes, sir. और जो बीच वाला कारण है, बीच वाला, जब एलएसी मिनिमम है, इकोनॉमीज स्टॉप्ड बट डिसइकोनॉमीज नॉट येट क्रिएटेड। बेसिकली एलएसी ऑलवेज यू शेप बेस्ड ऑन 3 phases ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये क्लियर हो गया यश बाबा? अरे हाँ कहाँ है भैया। यश? रिपीट करो, मैं एक बार ही दोबारा बोलता हूँ, सब मेरे साथ साथ मन में रिवाइज कर लो। लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज यू शेप। रीजन सुनो, इन द इनिशियल स्टेज लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट या एलएसी कर्व स्टार्ट्स फॉलिंग ड्यू टू, क्या बोलोगे, इकोनॉमीज या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। दोनों बातें याद कर लो, पेपर वाला इकोनॉमीज लिखवाए या उसमें फेज का नाम बोल दे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फर्दर लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम ड्यू टू, अरे फेज 2 का नाम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या उसका रीजन economy stopped but this economy is not yet created. At last LAC curve starts rising due to diseconomies या DRS। अरे DRS समझ में आ गया, diminishing returns to scale। So LAC curve is always U shape based on 3 phases of returns to scale। अरे यश महक बोलो बच्चों। हाँ भैया। Yes. प्रीति In the भारद्वाज, initial stage, LAC हाँ बोलो बोलो बोलो, ठीक है बच्चे बोल। in the initial stage, LAC start first due to economizing and increasing returns to a scale. Second point, LAC is minimizing due to constant returns to a scale. And third point, LAC start increasing due to decreasing returns to a scale or diseconomies. बढ़िया। So diseconomies का LAC is always U-shaped, based on 3 phases or of, it is based phases of law of returns to a scale. बढ़िया। diseconomies का मीनिंग यश? Economy shows the loss due to production in large scale unit in long period. बढ़िया। इकोनॉमीज का मतलब यश? इकोनॉमीज भी बताओ बच्चे। It reflects the profit due to large scale production इन लॉन्ग पीरियड, बढ़िया।